सुप्रभात। आज 30 मार्च 2026 है और दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका में हो रही हालिया घटनाओं के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। जी सुप्रभात। और आज के इस विशेष न्यूज बुलेटिन का शीर्षक है मेडिटरेनियन बिकम्स ग्लोबल फ्लैश पॉइंट, यानी भूमध्य सागर बना वैश्विक तनाव का केंद्र। बिल्कुल। इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले ये बताना आवश्यक है कि आज की इस चर्चा के प्रायोजक प्रोवेव एआई हैं और ये पूरी रिपोर्ट स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट की गई है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज एक ऐसी संचालित समाचार एप्लीकेशन है। श्रोताओं के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि प्रोवेव एआई अपने संचालन का 1 वर्ष पूरा होने पर एक विशेष मार्च डिस्काउंट दे रहा है। तो जो लोग ऐसी जानकारियों में रुचि रखते हैं वे www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो यानी STYLO डिस्काउंट कोड का उपयोग कर सकते हैं। सही कहा। और ये ऑफर केवल मार्च के अंत तक वैध है। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। बिल्कुल। और स्टाइलो न्यूज़ के बारे में एक काफ़ी दिलचस्प बात यह है कि असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है। यानी अब आम लोगों के पास भी उन विशिष्ट टूल्स तक डायरेक्ट पहुंच है जो आमतौर पर सरकार, सेना और बड़े व्यवसायों के लिए बनाए गए हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है कि अब वैश्विक निर्णय निर्माताओं वाले टूल्स आम जनता तक पहुंच रहे हैं। तो आज के इस बुलेटिन का मेन मिशन क्या है? देखिए, हमारा उद्देश्य भूमध्य सागर और उत्तरी अफ्रीका में घट रही घटनाओं के पैटर्न को समझना है। हम इसके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि प्रमुख निर्णय निर्माता इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। और हाँ, हमारा इरादा कोई डर या सनसनी फैलाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम केवल तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों को शांति और स्पष्टता से प्रस्तुत करेंगे, किसी भी कूटनीतिक पक्ष का समर्थन किए बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य भूमध्य सागर इस समय न केवल भू राजनीतिक बल्कि एक बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय संकट का केंद्र बन गया है। आइए जनवरी 2026 के मध्य की स्थिति पर गौर करें। चक्रवात हैरी ने इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात के कारण समुद्र में 16 मीटर तक ऊंची लहरें उठी। ओह, 16 मीटर! ये तो मतलब आमतौर पर ऐसी विशालकाय लहरें खुले महासागरों में देखी जाती हैं, इस तरह के बंद समुद्र में नहीं। जी हाँ, और इस भयानक मौसम का नतीजा बहुत ही दर्दनाक रहा। तुनीशिया के स्फैक्स क्षेत्र और लीबिया के तटों से रवाना हुई 27 से अधिक प्रवासी नावें, मेरा मतलब है नावें, डूब गई। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM के आंकड़ों के अनुसार इन घटनाओं में लगभग 1000 प्रवासी लापता हो गए हैं और 2026 की शुरुआत में ही 600 से अधिक मौतों की पुष्टि हो चुकी है। पर यहाँ एक सवाल उठता है। यूरोपीय संघ और उनकी सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स के होते हुए ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, फ्रंटेक्स की नीतियों पर काफी सवाल उठ रहे हैं। उन पर आरोप है कि वे समुद्र में लोगों को बचाने के बजाय सीमा नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहे हैं। अच्छा, मतलब उनका फोकस अब जान बचाने से हट गया है। हाँ, दरअसल कुछ सालों पहले तक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाए जाते थे, पर फिर ये मानना जाने लगा कि अगर आप सबको बचाएंगे तो ये तस्करों के लिए एक पुल फैक्टर बन जाता है। ओह, मतलब तस्कर जानबूझकर लोगों को खतरनाक नावों में भेजते हैं, ये सोचकर कि यूरोप की नौसेना उन्हें बचा ही लेगी। ये फ्रंटेक्स ने अपनी नीतियां बदल दी और डिटरेंस यानी प्रवासियों को हतोत्साहित करने पर केंद्रित कर दिया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब चक्रवात ऐसी तबाही मचा रहा हो तब ऐसी नीति मौत की सजा बन जाती है। तो श्रोता समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नैतिक और कूटनीतिक संकट है। खैर, इसी समुद्र में एक और बहुत बड़ी घटना घटी है जिसका भू राजनीतिक प्रभाव काफी ज्यादा है। जी, आप उस रूसी शैडो फ्लीट टैंकर की बात कर रही हैं ना, आर्कटिक मेटागैस? बिल्कुल। 3 और 4 मार्च को लिबिया के पास इस टैंकर पर एक संदिग्ध ड्रोन हमला हुआ जिससे ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि चालक दल के 30 सदस्यों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी डरावना था। ये विशालकाय जहाज माल्टा और इटली के लैम्पेड्यूसा द्वीप के बीच बिना किसी इंजन पावर के अनियंत्रित होकर बहने लगा। और श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि इस जहाज पर आखिर लदा क्या हुआ था।
इसमें 7,000 मेट्रिक टन LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस और 900 टन डीजल था। बाप रे। यानी अगर ये समुद्र में रिसने लगता तो एक भयानक पर्यावरणीय आपदा आ सकती थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये एक शैडो फ्लीट का जहाज था। हाँ, जिनके पास आमतौर पर कोई वैध इंटरनेशनल इंश्योरेंस नहीं होता, जिसका मतलब है साफ सफाई का खर्च उठाने वाला कोई नहीं था। सही कहा आपने। इसलिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने तुरंत आपातकालीन कदम उठाए। उन्हें इस बात का पूरा डर था कि उनके समुद्र तट तबाह हो सकते हैं। और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रूस और यूक्रेन का इस पर क्या रुख रहा? देखिए, रूस का आधिकारिक बयान है कि ये यूक्रेन द्वारा किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमला था, जबकि यूक्रेन ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। तो आखिर इस खतरनाक टैंकर का हुआ क्या? मार्च के आखिरी हफ्ते तक आते आते लिबियाई तटरक्षकों ने आखिरकार इस टैंकर को लिबिया के तटीय जल से दूर अंतर्राष्ट्रीय जलाक्षेत्र में खींच लिया है, यानी टो कर लिया है, ताकि तट पर डायरेक्ट खतरा ना रहे। चलिए, ये एक राहत की बात है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए अगर एक उपमा दी जाए तो ये ऐसा है जैसे एक भरे हुए बारूद के गोदाम में माचिस जलाकर छोड़ दी गई हो। बहुत सटीक उपमा है ये। हाँ, जहाँ एक तरफ प्रकृति यानी चक्रवात और दूसरी तरफ मनुष्य यानी भू राजनीति दोनों एक साथ मिलकर इस क्षेत्र के इकोसिस्टम के साथ रशियन रूलेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। और इसी प्राकृतिक और पर्यावरणीय संकट से आगे बढ़ते हुए आइए इस चर्चा को सैन्य और राजनीतिक मोर्चे की तरफ ले चलते हैं, जो इस समय काफी उथल-पुथल भरा है। हाँ, क्योंकि आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार अब वहां एक नया लूप ले चुका है। जी हाँ, उत्तरी अफ्रीका में, विशेष रूप से साहिल क्षेत्र और लिबिया के दक्षिणी हिस्से में, जिसे फैजान कहा जाता है, आतंकवादी नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहे हैं। पर मेरी समझ से इनकी काम करने की शैली पहले से काफी बदल गई है ना? सही कहा आपने। अलकायदा से जुड़ा जुनेम और आइसिस के बचे हुए गुट अब सीधे सेनाओं से युद्ध लड़ने या शहरों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे लिबिया के तस्करी नेटवर्क का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो वे क्या कर रहे हैं? उनका फोकस अब क्या है? वे विद्रोह के बजाय अब लॉजिस्टिक्स और फैसिलिटेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी हथियार, प्रवासी और पैसे को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने में मदद करना और उस पर अपना टैक्स वसूलना। ये तो काफी चिंताजनक है। मतलब वे एक तरह से मल्टीनेशनल माफिया की तरह काम कर रहे हैं। इससे उन्हें लड़े बिना ही आर्थिक बल मिल रहा है। बिल्कुल। और इसके पीछे लीबिया की आंतरिक अस्थिरता और विभाजन का भी बड़ा हाथ है। सही कहा। लीबिया इस समय 2 गुटों में पूरी तरह से बटा हुआ है। एक तरफ त्रिपुली में घनू सरकार है और दूसरी तरफ पूर्वी लीबिया में खलीफा हाफ्तर की लसना यानी लिबियन नेशनल आर्मी। और इस खींचातानी के कारण वहां के मिलिशियाज आए दिन चेकपॉइंट्स और तेल क्षेत्रों पर हमला करते रहते हैं। यहां तक कि मिटिगा एयरपोर्ट पर नियंत्रण के लिए भी कड़ी लड़ाई चल रही है। और इस अराजकता के बीच कूटनीति का एक नया और थोड़ा अजीब खेल सामने आया है। रिपोर्ट बताती है कि टर्की अब खलीफा हफ्तार के साथ एक गुप्त समझौते पर काम कर रहा है। और सिर्फ टर्की नहीं, बेंगाजी में ब्रिटिश इंटेलिजेंस जैसी विदेशी खुफिया एजेंसियों की भी बढ़ती हुई दिलचस्पी देखी जा रही है। पर टर्की वाला मामला मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि टर्की ने तो हमेशा से त्रिपुली की सरकार का समर्थन किया था ना। उन्होंने तो हफ्तार की सेना से युद्ध लड़ा था। जी हाँ, पर कूटनीति में एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि इसमें कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। टर्की को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपनी ऊर्जा सुरक्षा इंश्योर करनी है और हफ्तार के पास जमीनी ताकत है। ये पूरी तरह से रियल पॉलिटिक्स का उदाहरण है। अच्छा, तो विचारधारा से ज्यादा अहमियत अब संसाधनों की हो गई है। और इस पूरे भू राजनीतिक शतरंज में अमेरिका की भूमिका भी काफी उलझी हुई लगती है। हाँ, वहां भी काफी आंतरिक टकराव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अमेरिका के नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन के भीतर ही लीबिया और उत्तरी अफ्रीका की नीति को लेकर गहरे मतभेद हैं। मसाद बोलोस और स्टीव विटकॉफ के बीच कूटनीतिक दृष्टिकोण को लेकर काफी तनाव चल रहा है। और जब अमेरिका जैसी महाशक्ति के भीतर ऐसी नीतिगत शून्यता होती है तो जिसका सीधा असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। हाँ, और यही शून्यता यूरोपीय देशों को बेचैन कर रही है। देखिए, मध्य पूर्व और ईरान इजराइल संघर्ष के चलते दक्षिणी यूरोप जैसे कि इटली, स्पेन और ग्रीस पर
ऊर्जा संकट और समुद्री व्यापार बाधित होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और लाल सागर के रास्ते जो व्यापार होता है उस पर असर पड़ने की पूरी आशंका है। और इस खतरे को देखते हुए फ्रांस ने काफी आक्रामक कदम उठाए हैं। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने साइप्रस के पास अपने प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गोल को तैनात कर दिया है। और इतना ही नहीं, फ्रांसीसी नौसेना ने भूमध्य सागर में रूसी गोश्त फ्लीट के एक और टैंकर को पकड़ लिया है जिसका नाम डीजीना है। ये काफी आक्रामक कदम है और इटली की सरकार का रुख भी काफी कठोर होता जा रहा है। इटली तो अंतर्राष्ट्रीय जला क्षेत्र में प्रवासियों को रोकने के लिए एक नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकेबंदी जैसा कानून लाने पर विचार कर रहा है। नेवल ब्लॉकेड, ये तो काफी विवादास्पद हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से, क्योंकि समुद्र का मध्य हिस्सा सभी के लिए खुला माना जाता है। बिल्कुल, इसीलिए मेरा एक विश्लेषणात्मक प्रश्न है आपसे। जी पूछिए। देखिए, जब हम एक तरफ फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर देखते हैं और दूसरी तरफ इटली की ऐसी नौसैनिक नाकेबंदी पर विचार, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये शीत युद्ध के दौर वाले छड़मा युद्धों यानी प्रॉक्सी वॉर्स में वापस जा रहा है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। या फिर क्या ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बिल्कुल नया रूप है जिसे हम पुराने पारंपरिक सैन्य चश्मे से नहीं देख सकते? मेरी समझ से ये परंपरागत प्रॉक्सी वॉर से काफी अलग है। देखिए, शीत युद्ध में महाशक्तियां विद्रोहियों का इस्तेमाल करती थीं, पर इस नए हाइब्रिड वॉरफेयर में दुश्मन और दोस्त की सीमा ही धुंधली होती है। हाँ, और हथियार भी बदल गए हैं। बिल्कुल, यहाँ सेनाओं के अलावा ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासन की लहरें, आर्थिक प्रतिबंध और गुप्त जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है डिनायबिलिटी, यानी कोई सीधे तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं लेता। सही कहा आपने। श्रोताओं को ये समझना होगा कि इस नए तरीके के युद्ध को पुरानी परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता। पर इन सब भू राजनीतिक और सुरक्षा संकटों के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि जीवन रुकता नहीं है। जी हाँ, और यही इस विश्लेषण का अगला महत्वपूर्ण खंड है। आइए ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और जीवन की निरंतरता की ओर चलते हैं। ये सच में एक दिलचस्प विरोधाभास है कि जहां इतनी उथल-पुथल है, वहीं क्षेत्र अब यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए एक अपरिहार्य जीवन रेखा बन रहा है। बिल्कुल, पश्चिमी तेल कंपनियों का लीबिया में काफी भारी निवेश हो रहा है। यानी बीपी और टोटल एनर्जीज जैसी कंपनियां वहां लगातार और बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। हाँ, और लीबिया का अपना लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी है। वे 2028 तक 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन तक पहुंचना चाहते हैं। और सिर्फ तेल निकालने तक बात सीमित नहीं है, बुनियादी ढांचे में भी काफी पैसा लगाया जा रहा है। इटली और कतर मिलकर लीबिया के मिसूराता बंदरगाह में $2.7 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। वाकई $2.7 बिलियन, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, उनका उद्देश्य इस बंदरगाह को उत्तरी अफ्रीका का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाना है और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्टर्स का भी तेजी से विकास हो रहा है। जैसे कि ट्यूनीशिया और इटली के सिसिली द्वीप के बीच बनने वाला एलमेड प्रोजेक्ट। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट से वहां की रिन्यूएबल ऊर्जा सीधे यूरोप के ग्रिड से जुड़ जाएगी। यूरोप अब रूस के विकल्प के रूप में उत्तरी अफ्रीका पर काफी निर्भर हो रहा है। तो आर्थिक गतिविधियां तो तेजी से बढ़ ही रही हैं और इन सब का असर वहां के समाज और पर्यटन पर भी पड़ रहा है। हाँ, पर्यटन में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव आया है। साहिल में आतंकवाद और मध्य पूर्व की अस्थिरता के कारण पर्यटक काफी डर गए हैं। इसीलिए रोमानियाई और दूसरे यूरोपीय पर्यटक अब इन परंपरागत गंतव्यों की बजाय अटलांटिक महासागर और कनेरी द्वीप की तरफ रुख कर रहे हैं। कॉस्टक क्रूजेज आदि ने भी अपना ध्यान उधर केंद्रित कर लिया है। जी, और जीवन की निरंतरता की बात करें तो खेल कूटनीति यानी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का एक काफी आशाजनक उदाहरण भी सामने आया है। ओह हाँ, वो फुटबॉल टूर्नामेंट है ना। ये सच में काफी असाधारण है कि लिबिया के बेंगाजी में जहां इतना तनाव है, वहां 25 मार्च से 5 अप्रैल तक नॉर्थ अफ्रीकन अंडर 17 फुटबॉल क्वालिफायर्स का आयोजन हो रहा है। वाकई, मिस्र, मोरक्को और तुनेशिया जैसी जगहों से युवा टीमें वहां खेलने पहुंच रही हैं। ये एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि देता है। एक तरफ लोग तेल क्षेत्रों पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये क्षेत्रीय सहयोग का एक बहुत ही सकारात्मक प्रतीक है। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। पर अगर हम आम जनता की राय को समझें तो सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस एक काफी सतर्क करने वाली तस्वीर पेश करता है। हाँ, एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, वहां के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है
कि लोग काफी डरे हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि मध्य पूर्व का संघर्ष और फैल सकता है, विशेषकर टर्की और ग्रीस या इजराइल के बीच। और इसके साथ ही यूरोप की कूटनीतिक स्वायत्तता की मांग भी बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने। और जहां तक इटली की नेवल ब्लॉकेड की बात है, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से बटी हुई हैं। हाँ, कुछ इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि दूसरे इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कह रहे हैं। तो इन सब हालातों को देखते हुए भविष्य की स्थिति को लेकर क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? मेरी समझ से सबसे पहले तो उस जहाज के आसपास किसी भी पर्यावरणीय रिसाव की साफ सफाई का काम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में चलेगा। और लिबिया के दक्षिणी हिस्सों का क्या, जहां सेना का पूरा नियंत्रण नहीं है? वहां आतंकी गुटों के लॉजिस्टिक गतिविधियों में और वृद्धि हो सकती है, जिससे अमेरिकी दूतावासों और पश्चिमी बलों पर लगातार खतरा बना रहेगा। और ऊर्जा के मोर्चे पर जल्द ही कुछ नए और बड़े समझौते देखने को मिल सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए यह स्पष्ट होता है कि भूमध्य सागर इस समय विनाश और विकास दोनों के दोराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को थोड़ा समेट लेते हैं। जी हाँ, आज हमने विस्तार से समझा कि कैसे चक्रवात हैरी जैसी आपदाएं और फ्रंटेक्स के बदली हुई नीतियां मिलकर एक मानवीय संकट पैदा कर रही हैं। हमने शैडो फ्लीट के मैकेनिज्म को डिकोड किया और समझा कि आतंकवादी नेटवर्क अब लॉजिस्टिक्स मैनेजर की तरह कैसे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हाइब्रिड वॉरफेयर के इस नए युग में युद्ध की पूरी परिभाषा ही कैसे बदल गई है। और अंत में हमने ये समझा कि इन तमाशों के बावजूद उत्तरी अफ्रीका यूरोप के लिए ऊर्जा का नया केंद्र बन रहा है। सही कहा। अब एक जरूरी जानकारी, ये पूरा गहन विश्लेषण स्टाइलो न्यूज के माध्यम से तैयार किया गया है। बिल्कुल, एक पेशेवर अंदाज में तथ्यात्मक खबरें देना और उनके पीछे का कारण बताना हमारा कर्तव्य है। स्टाइलो न्यूज एक ऐसी एडवांस्ड मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो सैकड़ों परंपरागत समाचार स्रोतों और एक्स से जानकारी जुटाकर आपको इंटेलिजेंस स्टाइल के पर्सनल ब्रीफ प्रदान करती है। हाँ, और जो लोग वैश्विक घटनाओं पर नजर रखना चाहते हैं और ऑन डिमांड न्यूज चाहते हैं, वे www.stylonews.com पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, तो खैर अब इस औपचारिक विश्लेषण के अंत में हम थोड़ा औपचारिकता से बाहर आकर कुछ बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। इस काफी जटिल और लंबी चर्चा में अपना समय देने और हमें ध्यान से सुनने के लिए सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी नए तथ्य जानने को मिले होंगे। श्रोता, भविष्य के इन डेप्थ विश्लेषणों के लिए अपने पसंदीदा विषयों का सुझाव भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, जो भी कूटनीति या अर्थव्यवस्था आपको हैरान करती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और हाँ, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना भी एक अच्छा विकल्प है। और आखिरी में जाते जाते एक विचार छोड़ना आवश्यक है जो आज की चर्चा से उभरता है। जी बताइए। आज ये स्पष्ट हुआ कि जब एक तरफ यूरोप को अपनी ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए उत्तरी अफ्रीका की जरूरत है और वे अरबों डॉलर के केबल बिछा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी समुद्र में हथियारों की तस्करी हो रही है और हताश प्रवासियों की नावें डूब रही हैं। ये काफी कठोर सच्चाई है। तो क्या भविष्य में राष्ट्रों की सुरक्षा का पैमाना केवल इस बात से तय होगा कि उनकी नौसेना कितनी ताकतवर है, या फिर इस बात से कि हम अपने साझा समुद्र और संसाधनों को कितनी जिम्मेदारी और मानवीय दृष्टिकोण से बांटते हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगले गहन विश्लेषण तक सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।